ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को फिर से गढ़ा है। जब दुनिया ने इनसे कहा कि अब हो चुका, अब थोड़ा सा रिटायरमेंट रुक जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि असल कहानी अब शुरू। तो मोमेंट यू डिसाइड टू चेंज एंड टेक फर्स्ट स्टेप, केवल डिसाइड करना काफी नहीं है। ये एक कहावत है कि द लॉन्गेस्ट जर्नी इन लाइफ बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। लोग वही फर्स्ट स्टेप उठाने में ही काफी समय लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन फॉर द राइट रीजन फॉर द राइट कॉज एट द राइट मोमेंट इन द राइट डिग्री। फाइनेंशियल लिटरेसी को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सिर्फ पैसा कमाना ही क्या फाइनेंशियल लिटरेसी है? If you give a fish to a man, you feed him for a day. But if you teach him how to fish, you feed him life. पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई स्कूल कॉलेज में काउंसलर रहेगा। अभी तो इट्स वेरी कॉमन टू हैव ए साइकोलॉजिकल काउंसलर इन स्कूल। कभी जिंदगी में किसी मोड़ पे ऐसा लगा है कि सब कुछ रुक चुका है, जहां लगा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निराशा है, बहुत कुछ है, पर वही मोड़ अगर एक नई कहानी की शुरुआत बन जाए तो इन्होंने ना सिर्फ समय के साथ खुद को संभाला, बल्कि हजारों जिंदगियों के लिए एक नई रोशनी भी बने। कभी आरबीआई में एक अफसर और आज इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत खरे पैरोकार। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को फिर से गढ़ा है। जब दुनिया ने इनसे कहा कि अब हो चुका, अब थोड़ा सा रिटायरमेंट रुक जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि असल कहानी अब शुरू होती है ना। इनका ये मानना है कि असली पावर दिमाग से नहीं, दिल से होती है। यही मिशन के साथ ये युवाओं को आज सिखा भी रहे, मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज द चेंज मेकर्स के इस शो में एक हमारे साथ एक शिक्षक, एक विचारक, मेरे लिए एक फादर फिगर और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, श्री किशोर परिहार सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और आपने जो इंट्रोडक्शन दी तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। तो थैंक यू फॉर द मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ऐसे स्टेज शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। थैंक यू फॉर जेन्युइनली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। हर एक कहानी की एक शुरुआत होती है बेसिकली। बहुत ज्यादा कुछ हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हर एक कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? अब इंट्रोडक्शन मेरे बारे में कहें तो आपने जैसे कहा कि मैं रिटायर्ड हूँ, मैं कहना चाहूँगा आई एम रिटायर्ड। RETYRED मतलब मैंने चक्का बदल लिया है। तो 35 साल तक तो आई वॉज हैव डिड लॉट ऑफ जॉब। जैसे आई वॉज सिविल सर्वेंट, स्टेट सिविल सर्वेंट, सेंट्रल बैंकर, कमर्शियल बैंकर एंड फिर मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किए हैं। तो करीब 35 साल वो जर्नी रही। अब जब रिटायर्ड यानी चक्का बदलने का जो है कि भाई 1 मई 2024 को जब सुबह उठा और मेरे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था, तो मैंने ऐसा एहसास किया कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो क्या हुआ कि 2-3 साल पहले की बात है, जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने कुछ सुना और उस समय लगा था कि ये तो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो उसको मैं स्टडी करना चालू किया और अभी इस इमोशनल इंटेलिजेंस को एक पैशन बना के आई वॉन्ट टू गो अहेड एजुकेटिंग पीपल, चेंजिंग देयर लाइव्स। सो दैट इज माई लाइफ मिशन पोस्ट रिटायरमेंट। लगभग 4 दशक, लास्ट 4 डिकेड से, है ना, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। दुनिया ऑलमोस्ट इंडिया तो सर घूम चुके हैं, है ना। उसके बाद नहीं, बाहर विदेश भी नहीं, एक सर्विस वाइज कह रहे हैं कि सर्विस वाइज तो ऑलमोस्ट पोस्टिंग बहुत जगहों पे रही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बाहर भी हुई है पोस्टिंग। अच्छा, इंडिया से बाहर में कहाँ सर रही है पोस्टिंग? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी भी था, IMF सिंगापुर, वहाँ भी हम जाते रहते थे ऑफिशियल पर्पस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। हाँ, ऑन डेपुटेशन। नाइस। तो इतना सब देखने के बाद सर, है ना, अभी फिर जब आप माइक उठाते हैं कुछ कहने के लिए, तो क्या मोटिवेट करता है कि क्यों अब बात करना? मतलब देखिए, पहले जब हम बात करते थे, माइक उठाते थे,
या तो वो ऑफिशियल कंपल्सन्स थी या तो ऑफिशियल एंगेजमेंट था, और समय वही निर्धारित करते थे, विषय भी वही निर्धारित करते थे, और पार्टिसिपेंट भी वही निर्धारित करते थे। मैं तो केवल बोलता था। अब मैं निर्धारित करता हूँ कि कौन पार्टिसिपेंट होगा, कब बोलूँगा और विषय क्या होगी, और उसके पीछे एक ही मकसद है कि जब मैं बोलूँ, जितनी देर भी बोलूँ, 10 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, मेरे बोलने का ख़त्म होने के साथ कई जिंदगियाँ बदलनी चाहिए, सुधरनी चाहिए। उनको लगे कि हाँ, आज कुछ सीखा और आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो आज माइक इसीलिए उठाता हूँ। तो इसका फिर क्या डेफिनेशन है सर? अच्छा फील करने का किस तरह से? अच्छा आप कह रहे हैं कि कुछ जैसे लोग उलझन में डूबे रहते हैं, उनके सोच मैं क्या करूं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, आई मे बी फेलिंग। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको जब मैं बताता हूं कि भाई स्ट्रेस कैसे हैंडल किया जाए, इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो दे फील गुड, दे फील कि थैंक यू सर, यू मेड मी फील गुड वंस अगेन। तो ये जो है, दैट इज व्हाट इज आई फील, अच्छा फील करना। ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कुछ अंदर से इनर ट्रांसफॉर्मेशन एक लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन किसी का नहीं होता है। नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है, तो मेरा काम है कि एज ए कैटलिस्ट शुरुआत करना। उसके बाद वो लेक्चर के बाद तो फिर कई लोग जो है कि वो फ़ोन पे भी बात करते हैं, और उनको मैं कहता हूँ कि आप फ़ोन उठाइए कभी भी, यदि इफ़ आई कैन रिस्पॉन्ड आई विल रिस्पॉन्ड, इफ़ आई कांट आई विल कॉल यू बैक। और फ़ोन में भी कई लोग पूछते रहते हैं कि सर इस सिचुएशन में जी क्या करना चाहिए, हाउ डू आई रेगुलेट माई इमोशंस, हाउ डू आई बिहेव इन दिस सिचुएशन, हाउ डू आई टैकल दिस सिचुएशन। तो वो इट गोज़ ऑन सर लाइक दैट। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, कहाँ से शुरू होता है? मन से होता है, माहौल से होता है? देखिए, द मोमेंट यू डिसाइड जी। टू चेंज एंड टेक फर्स्ट स्टेप, केवल डिसाइड करना काफ़ी नहीं है, पहला कदम जब उठाएंगे तभी से ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाती है। तो ये एक कहावत है कि द लॉन्गेस्ट जर्नी इन लाइफ बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप, सो दैट फर्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल। लोग वही फर्स्ट स्टेप उठाने में ही काफ़ी समय ले लेते हैं। एंड आई मोटिवेट देम, आई टेल देम take the first step. I literally motivate them to take that first step. आपके लाइफ का सबसे जो फर्स्ट यूरेका मोमेंट जहाँ से लगा कि थोड़ा सा अब जैसा चाह रहे थे, अब आपके आपके जर्नी पे आपका कंट्रोल जैसा आप बिल्ड करना शुरू, क्योंकि डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये तो एंड गोल नहीं रहा होगा जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे कि आरबीआई के चीफ सीजीएम है ना रह के आप रिटायर करेंगे। तो जब जर्नी शुरू हुई तो एक पहला ब्रेक थ्रू जहाँ लगा कि यस अभी कुछ तो अचीव किया। मैं जब आई राइट आर्टिकल्स ऑन लिंक्डइन, तो उनका जो फीडबैक मुझे मिला, जी। अब फेसबुक जहाँ पे नॉर्मली लोग केवल फोटो पोस्ट करते हैं और उसी पे बहुत सारे लाइक्स मिलता है, तो वहाँ पे मैं आर्टिकल लिखना चालू किया, तो कोई लाइक कुछ आता नहीं था। पर ऐसा मूड आया कि जब कुछ आर्टिकल ऐसे मैंने लिखे कि उसको मतलब 20 टाइम्स शेयर किया गया, 20 लोगों ने, और लाइक्स भी बहुत हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ, आई मीन नाउ आई हैव उनका ठीक नर्व पकड़ लिया हूँ कि यदि मेरे आर्टिकल देखिए लिंक्डइन में तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, करीब मेरा 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। न्यूज़लेटर, 2 न्यूज़लेटर मेरा है, एक तो इकोनॉमी एंड फाइनेंस के ऊपर, और एक है ऑन दी डे टू डे लीडरशिप बाइट करके कि हाउ टू बिकम ए, आई शेयर माई लीडरशिप लीडरशिप स्टोरीज। तो वहाँ पे पर फेसबुक में जिस दिन मैंने देखा कि दैट पर्टिकुलर पोस्ट हैज़ क्रिएटेड सो मच ऑफ likes and so much of share, so that was a eureka moment कि चलो now I know where I am, and now I know that people have started reading my articles. So that is one part. Other part is जैसे now I'm getting call, अभी just 2 weeks back I had a call from Forum of Public Sector Undertakings. It's a group of women officers of all public undertakings. They wanted me to deliver talk on emotional intelligence, और वो सेशन उन्होंने 45 मिनट्स का लगा रखा था, बट सेशन वेंट ऑन अप टू 1 hour 15 minutes एंड आई हैड टू स्टॉप इट, दे वर वांटिंग मोर। तो तब मुझे लगा कि यस नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो मोटिवेशनल स्पीकिंग, वो की नोट स्पीकिंग तब वहाँ से
नहीं, इट्स नॉट मोटिवेशनल स्पीकिंग। ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आई जस्ट डिलीवर लेक्चर कि हाउ टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। अच्छा सर, कोचिंग देना आसान होता है, ठीक है, सीखना बड़ा मुश्किल है। तो आफ्टर अचीविंग और परस्यूइंग दिस मच जर्नी, फिर से कैसे लगा कि वापस से फिर सीखना चाहिए? आपने डैनियल गोल्डमैन का कोर्स एनरोल जो किया था ईआई के ऊपर, फिर वहां पे अब आते हैं इसके कि Whenever कैसे? somebody asks my introduction, I always end up by saying, after all this, my identity is I'm a lifelong learner. आप कभी मेरे घर पे आइएगा, किताबों के भंडार हैं। यस। तो वो सुबह जब उठ के देखता हूँ अच्छा लगता है, और मैं पढ़ता भी हूँ। और अब जैसे मैंने कहा कि आई वांटेड टू, आई जस्ट सेड कि सी, पोस्ट रिटायरमेंट द ट्रांजिशन वाज कि what I want to become from in my life to what I want to do with the rest of my life. So when I decided that I will dedicate myself in creating emotional intelligence awareness among the corporates, students, bankers especially, because they lead a very stressful life. तो फर्स्ट इज आई हैव टू अपस्किल माई सेल्फ। यदि आपको कोई नया कुछ लेना है तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ ए स्मॉल मॉड्यूल, यूके एकेडमी में ज्वाइन किया। देन वहाँ जब कर रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस, तब मुझे लगा कि अरे ये ब्रेन के बारे में बहुत बात कर रहा है। देन आई जॉइंड शिकागो यूनिवर्सिटी ऑन ब्रेन एनाटॉमी एंड एवरीडे यूज। फिर वहाँ पे उन्होंने माइंडफुलनेस की बात की, तो माइंडफुलनेस के दिन आई लुक फॉर दैट, वो लेनिन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे फिर माइंडफुलनेस का कोर्स था, वो भी ज्वाइन किया। करते करते देन आई थॉट कि नो, आई हैव टू लर्न मोर अबाउट इट। नाउ डैनियल गोल्डमैन इज नोन टू बी फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो उनका खुद का कोर्स है। इट वॉज प्रिटी कॉस्टली, अबाउट 2 लाख रुपीज़। तो उस समय पैशन Online? इतनी आ गई थी ऑनलाइन कि मैं कहा वो भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद अभी मुझे मालूम है कि मुझे क्या, आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड आई कैन टेल पीपल कॉन्फिडेंटली हाउ टू गो अबाउट। सो दैट अपस्किलिंग वाज रिक्वायर्ड। एंड व्हेन यू वांट टू डू समथिंग that in life, you have to devote yourself in building your information set. You have to devote building, upskilling yourself. ये जरूरत है। अगर कोई लेमैन के हिसाब से देखे, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है वहां से लेके, क्योंकि एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके ब्रेन फंक्शनिंग का 80% जो हिस्सा उसके लिए जिम्मेदार है। जो 20% है वो नॉर्मल लोग है। मतलब अभी भी 80% लोग नहीं जानते कि मतलब इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं ब्रेन के लेवल पे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी है, इसके बारे में भी हमने बात किया लास्ट ना। तो ये एक एक पॉइंट के ऊपर अब छोटा सा ब्रेक डाउन हम करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। Now when we talk about see what is emotion, let's start with that. इमोशन एक बॉडी का एक सिग्नल सिस्टम है ना। कुछ हो रहा है, आप खुश है, मतलब आप खुशी है तो कुछ हुआ है आपको। आप यदि नाराज हो तो भी कुछ हुआ है। बिल्कुल। आप उदास हो तो फिर भी कुछ हुआ है। अब ये जो इमोशंस है, ये 2 प्रकार से इट रिफ्लेक्ट्स। अब से फॉर एग्जांपल, मैं आप ही की एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज यू हैव ए क्रश ऑन ए लेडी और वो आपको भाव नहीं दे रही है। एक दिन आप बैठे हो कैंटीन में और सडनली आप देखते हो वो सीधा आपकी तरफ आ रही है, और सीधा, देन यू फील गुड, हैप्पी, यू आर ब्लशिंग, और आई मे बी फील स्कैर्ड आल्सो। क्यों सीधा आ रही है? तो जब बात नहीं कर रही है, भाव नहीं दे रही है। could be okay, but I'm giving an example to explain. Sure, okay, sure. तो उसका भी मैं आऊँगा। सो वो सीधा आ रही है आपकी तरफ, मुस्कुरा रही है, तो आप बहुत खुश हो गए। कितने दिन से मैं इनको ट्राई कर रहा था, इनको प्रपोज करने की, पर आज सीधा ही आ रही है। यू स्टार्ट ब्लशिंग, आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ेगा, है ना, यू फील गुड, हैप्पी। पर अचानक क्या, वो सीधा उसके पास से पीछे निकल गई, और जैसे आपने मुड़ के देखा कि कोई दूसरा आदमी है, उसको जाके हक करके बैठ गई, आपका रिएक्शन वही है। फिर आपका भी गाल लाल है, शर्म से, खुशी से नहीं। आपका हार्ट बीट हाई है,
गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, और हैप्पीनेस से आप उदास चले गए। अब यहाँ दो चीज़ हैं, एक फिजियोलॉजिकली एक्सप्रेस हो रहा है इमोशंस, रेड फेस एंड ऑल, और मेंटली क्या है, हैप्पीनेस, सैडनेस ही है। सो दिस इज इमोशंस। इंटेलिजेंस क्या है कि आपकी कैपेबिलिटी है कि भाई आप कितना पढ़ सकते हो, कितना लॉजिकली सही हो, कितना लिख सकते हो, क्या वो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसकी हिसाब से आप कितना डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि अपने इमोशन को पहचानना, उसे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। रेगुलेट मतलब इस पंखे का जो रेगुलेट है, कितना ज़्यादा कितना कम करके उसको आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके लाइफ में उसको सही उपयोग करना, इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो उसके चार आपने बताया कि पहले तो है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, टू बी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पहले खुद को पहचानना पड़ेगा कि आपकी अपनी फीलिंग को समझने के लिए। फीलिंग की बात नहीं, आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। अभी आपको कैसे लग रहा है, हाउ डू यू फील, आप ऑब्जर्व करके बताइए। फीलिंग नाइस, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना, ठीक है। जब गुस्से हो तो गुस्सा, तो जब आप गुस्सा हो तो आपको लगना चाहिए कि आप गुस्सा, आपको यू शुड नो दैट यू आर एंग्री। द मोमेंट यू नो यू आर एंग्री, ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस, हाउ मैं फीलिंग। अब जैसे हम लोग ऑफिस भी जाते हैं लोगों से पूछते कि हाय दिनेश, हाउ आर यू, अरे तुम थोड़ा नाराज लग रहे हो, क्या बात, तुम खुशी लग रहे हो। पर क्या लोग अपने आप से पूछते कि हेलो समीर, अपने आप से पूछते हो कभी आपकी, हेलो समीर आज मैं कैसा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मैं नाराज हूँ क्या, ये नहीं। ये पूछना चालू कीजिए अपने आप से सुबह उठ के कि हाउ मैं फीलिंग, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में। कि हम लोग सुबह उठते लगता है कि आज मुझे ये काम करना है, ये अचीवमेंट करनी है, यहाँ पे जाना है, अपने बारे में आपका देखते ही नहीं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ रेगुलेशन का यही होता है कि जैसे आप लगे कि आप गुस्सा हो, द मोमेंट यू से आई एम एंग्री, ओके, व्हाट हैपेंस इज, अच्छा बिफोर दैट आई विल टेल यू हाउ इट फंक्शंस इज। हमारा ब्रेन का दो हिस्सा है मेन, एक कहता है एमिगडाला, दूसरा कहता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एमिगडाला जो है ना, वो पुराने जमाने में भगवान ने बनाया था इसको फ्लाइट और या तो फाइट मोड के लिए। उस समय जानवर मारने जाते थे या तो फल तोड़ने जाते थे, तो अचानक कोई जानवर सामने आ गया तो आपको या तो उससे लड़ना है या भागना है। तो ये जो उसको कहता है एमिगडाला, उसको कहते हैं इमोशन ब्रेन। हमारे सारे इमोशन वहीं पे रिसाइड करती है, इधर पीछे। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये थिंकिंग ब्रेन है। अब फर्स्ट रिएक्शन जो है वो इमोशनल होता है। तो जैसे आप जा रहे हो, अचानक सांप दिखा, सांप जैसा कुछ दिखा, आप चिल्ला के भागे, आपने अच्छे से नहीं देखा, आपकी इमोशनल रिएक्शन हुआ। बट देन सेकंड स्टेप, काफी दूर से देखते रहे, हिल ही नहीं रहा, फिर धीरे धीरे सामने गए, जाके देखा एक टायर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ओके। तो ये कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो इंफॉर्मेशन एमिगडाला से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। तो एनीथिंग यू सी, फर्स्ट इट रीचेस एमिगडाला, देन यू रिएक्ट, and slowly the information passes on to prefrontal cortex, then it identifies, then your rational brain start working, ठीक है। अब इमोशन रेगुलेशन की एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे आप गुस्सा हो, पहले हमारी नानी कहती थी कि बेटा गुस्सा हो तो उल्टा गिनती कर, या तो पानी में मुंह पे लेके कुल्ला कर। तो उसका क्या मतलब है, वो क्या कर रही थी एक्चुअली, टाइम देना पड़ रहा है। एग्जैक्टली जब आप कुल्ला कर रहे हैं ना, कम टू द हाँ माइंड, यस, जब कुल्ला कर रहे हैं एक्चुअली क्या, वो एमिगडाला से वो सिग्नल यहाँ पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो वैसे ही रेगुलेशन, तो जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री, आई एम वेरी एंग्री, द मोमेंट यू आइडेंटिफाई, ओह आई एम एंग्री, यू से आई एम एंग्री, द मोमेंट यू प्रोनाउंस दैट आई एम एंग्री, your prefrontal gets activated, the message goes, okay. So there is a nerve system which connects the both, and that nerve system becomes stronger, उसका bandwidth बढ़ जाता है। You know what is the technique to increase the bandwidth फटाफट भेजने के लिए? Meditation. The more you do meditation, इसकी जो bandwidth है वो बढ़ते जाता है और amygdala से तुरंत information जाता है। That's why you see those who do regular meditation, they are very calm.
they don't react immediately. Okay, so now coming to regulation is when you identify, then you regulate emotion. अब इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं कहता है कि आप गुस्सा मत हो, ये कहता है कि भाई गुस्सा जो है, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, इट इज डिफिकल्ट टू बी एंग्री with the right person for the right reason for the right cause at the right moment in the right degree. तो गुस्सा मत हो ऐसा नहीं है, पर गुस्सा जो है कि बिल्कुल सही इंसान पे, सही मात्रा में, सही सिचुएशन पे, सही तरीके से होनी चाहिए. So now how quickly you come back to your own self, that is also regulation. So you should not always be in situation super excitement भी सही नहीं है. So regulation tells us how to control. So there are so many techniques which I tell them. So empathy is something that you put yourself in other shoes. See, whenever you interact with the people, अब आपके मेड आज नहीं आई, ठीक है, अगले दिन आई, आप चिल्ला उठे उसके ऊपर, पहले उसे पूछिए क्या हुआ है. या तो आई, लेट से आई, आप देख रहे हैं कि आपका पूरा बुखार है, फिर भी आप कहते कि नहीं ये कर वो कर. यू शुड हैव फील कि आप उनकी जगह पे अपने आप को रखिए, और आपको जब बुखार आता हो आप कैसे फील करते होंगे वो सोचिए, एंड देन यू बिहेव. तो एम्पैथी का सिंपल ये ऐसे कहते हैं, पुटिंग योरसेल्फ इन अदर शू एंड फाइंडिंग आउट वेयर इट पिंचेस. जब आप दूसरे के जूते में डालते तब भी पता चलेगा ना कहाँ पे दर्द हो रहा है. ये सिंपैथी से कितना अलग है. हाँ, अब यदि आपने वो मूवी है तारे जमीन पे देखी होगी, तो वहाँ पे जो टीचर है आमिर खान, ही इज एम्पैथेटिक, और उनके जो पिताजी जब कन्वर्सेशन लिखेंगे वो सिंपैथी है. नंदकिशोर, हाँ, वो सिंपैथी. वो एक डायलॉग है कि आपको बताना चाहेंगे कि हमारी बेटी ने डिसलेक्सिया के ऊपर बहू ने बहुत रिसर्च किए हैं, सॉलोमन आइलैंड के बारे में, सॉलोमन आइलैंड के बारे में. तो आमिर खान कहता है कि आप मुझे क्यों बोल रहे हैं. मैं कहता है आपको ऐसे नहीं लगे कि हम लोग जो है ख्याल नहीं रखते हैं. तो वो जो ख्याल रखना है वो सिंपैथी है. और उसको और जब वो बाहर निकलता है और जब उसका बेटा पढ़ रहा होता कुछ, है ना, वो कम वन कम ऑल करके वो पढ़ रहा होता है, ड्राइंग कंपटीशन का वो नोटिस पढ़ रहा होता है. एग्जैक्टली. और उस समय उसके पिताजी के जो आंखों में आंसू आते हैं, वो है एम्पैथी. तब उसकी एम्पैथी जगती. एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में एक बार हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि एम्पैथी और सिंपैथी लाइक क्वाइट सिमिलर बट डिफरेंट ऑल टुगेदर, बहुत अलग हैं. ठीक है, इसके बारे में सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप ब्रेक डाउन करें कि क्या अलग है. नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया है, सिंपैथी जो है, एम्पैथी का भी एक डिग्री, एक लेवल रहता है. तो एक तो है कि भाई आपका दोस्त, सपोज उसकी नौकरी चली गई और आप उनके जो दोस्त के साथ मतलब वो ही और शी इज अनहैप्पी, सैड, एंड यू आल्सो, बिकॉज़ यू आपने देखा कि अनहैप्पी, सैड है, एंड यू आल्सो यू ऑब्जर्व दैट इज वन लेवल. इफ यू गो टू डीपर लेवल इज आप उनके साथ जाके बातचीत करेंगे, बोला यार मेरी भी नौकरी चली गई थी, मुझे भी दुख हुआ था, ये तो बहुत ही है, इट एंड्स देयर. देन व्हेन यू कम टू कंपैशनेट एम्पैथी, दैट इज द बेस्ट लेवल इज कि अगले दिन आप छुट्टी लेते हो और उसके साथ साथ घूमते हो कि नौकरी ढूंढ के उसको कहीं नौकरी दिला दें. सो दैट इज 3 levels ऑफ एम्पैथी. ठीक है. So this is what is empathy. When you talk about motivation is like which comes from within, and how you raise the level of people, how you raise the level of their desire to achieve something, and this is kind of your social skill which is required. then comes your बाकी अपनी सोशल स्किल की जब बात करेंगे, then how do you interact with the people, how you manage relationship,
how you build team, how you build leadership. This all comes under your social skills. अभी एआई के ज़माने में, ठीक है, अभी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपको लग रहा है, अगर आप वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, या क्या होगा एक वन वर्ड या वन सिंगल लाइन में, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जिसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए? ठीक है, अभी जैसे है ज़माना जो है, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, स्पेशली द कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देखेंगे, इट्स फुल ऑफ स्ट्रेस. इफ़ यू गो टू द बैंकर्स, आई हैव सीन दे वेरी स्ट्रेस, स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड. और अभी पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई स्कूल कॉलेज में काउंसलर रहेगा. अभी तो इट्स वेरी कॉमन टू हैव ए साइकोलॉजिकल काउंसलर इन स्कूल. तो ये जो पोस्ट स्ट्रेस, ये जो पोस्ट व्हेन यू कंसल्ट सम साइकोलॉजिस्ट और समबडी अंडरगोज साइकोमेट्री टेस्ट, और कभी कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, तो ये जो इनको ठीक करने के लिए जो तरीके हैं या पिल्स भी हैं, ये दवाइयाँ हैं. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए वैक्सीनेशन. यदि आप किसी को इमोशनली इंटेलिजेंट बना दें बचपन से ही, तो इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस लेवल पे उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So, in a single word, if all those psychological counseling or marriage counseling or psychometric test for anything to do with the mental illness is medicine, emotional intelligence is a vaccination. तो अभी जब से आप सर इसको प्रैक्टिस करना शुरू, मतलब आपने किया है अभी तक, जब भी जितना भी आपने इसको प्रैक्टिस किया है, जितने भी लोग आपसे इंटरेक्टेड हुए हैं अभी इस चीज़ को लेके, ज़्यादातर लोग कैसे होते हैं आपके पास, जिनको आप इसके ऊपर कंसल्ट करते हैं, गाइड करते हैं, आपकी जो भी स्पीकिंग्स, आप की नोट्स अगर दे रहे हैं इसके ऊपर में, तो ज़्यादातर किस तरह के लोग हैं जैसा आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा अपनी ऑडियंस है, और ट्रेंड वाइज किनको ज़्यादा इनकी ज़रूरत है आपके हिसाब से, कि आपको लग रहा है कि जैसे मान लो हमारे एज ग्रुप का एक सेगमेंट एग्जांपल है, ठीक है, एक हमसे छोटा एक एज ग्रुप का एग्जांपल है, एक हमसे बड़ा एक एज ग्रुप का एग्जांपल है, तीन ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल का गैप के हिसाब से, ठीक है, अभी वहां लग रहा है कि आपको आपकी ऑडियंस के हिसाब से, ठीक है, ये चीज मिसिंग है या ये होना चाहिए, कौन सा एज ग्रुप है जहाँ पे एक सेगमेंट इसको ज्यादा जरूरत है आज के डेट में, आपके एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस तो सभी एज ग्रुप पे ही ज़रूरत है. अभी जैसे यूएस में, यूरोप में, दे हैव स्टार्टेड ईआई कोर्सेज फ्रॉम नर्सरी से ही उनको हो जाता है. डिफरेंट वेज टू स्टार्ट. नर्सरी से? हाँ हाँ. कैसे सिखाते हैं बच्चों को, क्या सिखाएंगे उनको, कुछ तो समझते नहीं. जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको पहले बताते कि सेल्फ अवेयर कि एम आई एंग्री, ओके, आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम हैप्पी. सेल्फ बच्चा अवेयर आइडेंटिफाई कैसे करता है मैं एंग्री एम हैप्पी? रो रहा है ना, अच्छा, जो उदास है, हाँ, रो रहा है, तो उसको बोला जाता है कि तुम यदि रो रहे हो, यदि एंग्री हो, तो बोलो कि मैं आई एम एंग्री. तुम क्या हो अभी, तो कैसे फील कर रहे हो. तो वो जो स्टेजेस, दे हैव देयर ओन वे ऑफ टेलिंग, मतलब तो दे हैव स्टार्टेड दैट. अच्छा, Okay, so now why I said this is it is required across the age, but immediately मेरे हिसाब से corporate bankers, because ये corporate bankers they are very very stressful, targets. अच्छा, तो उस लेवल पे जैसे अभी बहुत सारे केसेस है जहाँ पे people have committed suicide in the office itself. ओके. तो उनके लिए मैनेजर्स आर लाइक मिसबिहेविंग विद देयर डाउनलाइंस, सम एक ऐसे एग्जांपल भी आए जहाँ पे हाँ वो है, लाइव कॉल में वो गाली दे रहे हैं उनको. that some case had come up and I saw in that. तो इनके लिए इमीडिएटली ज़रूरत है. स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरत है कि दे हैव वेरी स्ट्रेसफुल एग्जामिनेशन स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्ट्रेस, कहाँ एडमिशन मिलेगा उसका स्ट्रेस. अब देखिए, नाउ देयर आर टू पीपल, आप है, आपके दोस्त हैं, वो तो फिर इक्वली प्रिपेयर्ड, बहुत बढ़िया, आप इक्वली प्रिपेयर्ड, आप दोनों एग्जाम में गए, आपका अच्छा नंबर आया, आपका दोस्त का नहीं आया, दोनों का सब कुछ मालूम है, क्यों नहीं आया? ही वॉज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस के मारे आधी चीज भूल ही गया नर्वस से. आप कूल थे, आप अच्छे कर गए, दैट मीन्स यू आर इमोशनली अवेयर एंड इंटेलिजेंट. अब जैसे हम लोग जब कहते हैं आईपीएल में टू टॉप टीम, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, बैटल ऑफ नर्व्स, वी डोंट से बैटल ऑफ, वी डोंट से इट्स अ बैटल ऑफ स्किल. अल्टीमेटली
वी से इट्स बैटल ऑफ नर्व. होल्डिंग देयर नर्व्स, वो जो हम कमेंटेटर कहते हैं कि हाँ, लाइक इट्स बैटल ऑफ ऑल नर्व. अबाउट होल्डिंग द नर्व्स. It's all about emotional intelligence. So those who are emotionally First 1 intelligent who hour. are aware. हाँ. So that is what is all about. So it's required for everybody. फाइनेंशियल लिटरेसी को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक ऐसा चीज है जो हम नाम सुनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर नहीं है इसके बारे में. लोग पैसा कमाते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज मीन्स हाउ यू अर्न मनी, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही क्या फाइनेंशियल लिटरेसी है, या फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है सर? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात करें तो हाउ लिटरेट आर यू टू मैनेज योर फाइनेंसेस, है ना. अब पैसा आप क्यों कमाते हो? आपका वर्तमान सुरक्षित रखने के लिए, आपका बुढ़ापा सुरक्षित रखने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य के लिए, और आप जब नहीं रहेंगे आपके परिवार की सुरक्षा के लिए. इट्स अ बुक ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. तो उसकी शुरुआत होती है कि बैंक अकाउंट खोलने से, जैसे सेविंग्स होगी, लोन लेना है जहाँ जरूरत पड़े, और अभी उसके बाद आपकी इंश्योरेंस आ जाती है, फिर पेंशन होती है. सो इट्स इंश्योरेंस, पेंशन, सेविंग्स एंड लोन, ऑल एवरीथिंग टुगेदर इज फाइनेंशियल लिटरेसी. अब इसको फाइनेंशियल लिटरेसी को यदि एक शब्द कहेंगे, जैसे मुझे लेनिन ने एक बार कहा था, इफ यू गिव अ फिश टू अ मैन यू फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम लाइफ. तो आपने किसी को लोन दे दिया, एक दिन का उसका काम चल गया. पर यदि आप उसको फाइनेंशियल लिटरेट करेंगे तो वो जिंदगी भर अपना आजीविका अपना मैनेज कर सकेगा. इट्स लाइक किसी को एक बार बैठा के आप कहीं पे छोड़ दिया या उसको अपनी गाड़ी चलाना सिखा दिया. हाँ, यदि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर यदि चाहे तो एक अलग सा 1 घंटा का सेशन हो सकता है कि जहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे इसको ये होना चाहिए. सर, लीडरशिप के बारे में जानना चाहेंगे. लीडरशिप इज फॉलोअरशिप. अच्छा, देखो, मैंने जो प्रैक्टिस किया है लीडरशिप, आई हैव ऑलवेज बीन अ लीडर विथ ए हार्ट. मैंने बहुत सारे मैंने इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आई हैव गॉन बियॉन्ड द ब्रीफ टू लुक आफ्टर माय एम्प्लॉय. बिकॉज एज ए लीडर आपका मेन काम ये नहीं है कि आपको ये फाइल कैसे पुटअप करना, ये सब वो आप करके वहाँ तक पहुँचे. हाँ, अल्टीमेटली उस लेवल पे आपको केवल लोगों को भलाई करना है, लोगों की. जैसे एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो डिप्टी गवर्नर सबसे मिल रहे थे, तो पूछते व्हाट यू डू सबसे. तो कोई कहता मैं सर ये डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, मैं वो डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ. मुझसे जब पूछा तो ही सेड व्हाट डू, आई सेड आई लुक आफ्टर माय पीपल, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. एंड एट दैट लेवल you should look after the people because they know what to do. You just have to look after them, guide them, be with them, support them. Okay, they will take care of your they will take care. हाँ, आप फिर अब मैंने गाइडेंस पे ऐसा नहीं है कि जैसे मार्गदर्शक बनना पड़ेगा आपको. तो ऐसा कई ऐसे हो जाता कि बेटा तुम दर्शन तो मैं दे दूंगा, मार्ग खुद ढूंढ लेना, ऐसा भी नहीं है. आपको मार्गदर्शन देना पड़ेगा. So it's all about leadership, and sometimes you have to go beyond the brief. Okay, beyond the brief, and I've done several times. कि जहाँ पे in order to look after the people, I've gone beyond the brief. Okay, and sometimes I've broken rule in the interest of the people and in the ultimate interest of the public and organization. कि जहाँ पे कुछ set of rules नहीं है. तो and when you, जैसे गांधी जी ने भी नमक आंदोलन किया था, उन्होंने भी नियम तोड़ी थी, नमक उठाया था. तो उस तरह से कभी कभी नमक में उठा भी लेता था किसी टीम के हित में या जनता के हित में. आई हैव डन, एंड व्हेन द अथॉरिटीज केम टू नो, उन्होंने देखा कि मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, इट इज टोटली इन द पब्लिक इंटरेस्ट, दे डोंट माइंड. ऐसा कोई एक मोमेंट, कहानी कुछ शेयर करना चाहे? मैंने इट वाज 22 का 15 अगस्त, तो सुबह 5:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि हमारे जो एक आउटसोर्स एक लेडी है, उन्होंने घर पे डिलीवर किया.
एंड देन आई इमीडिएटली उनको रश कराया, लोगों से कहा कि आप रश करो, फिर मुझे तो फ्लैग होस्टिंग करनी थी, फिर फ़ोन पे भी हमने कोऑर्डिनेट किया, एक को हॉस्पिटल भेज दिया। हालांकि जो आउटसोर्स है हमारी एम्प्लॉय नहीं है, वो तो बाहर की एजेंसी से देते हैं, पर क्योंकि हमारे साथ काम करती थी और एक दिन पहले उसको मैंने देखा था काम करते हुए, तो फिर उसके बाद फ्लैग होस्टिंग हुई। होने के बाद मुझे सीएम के यहाँ जाना था फॉर हाई टी, तो गाड़ी पे बैठ रहा था, मेरा प्रोटोकॉल जो है, कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर था, ही इज कॉलिंग मी कि सर वहाँ अरेंजमेंट हो गया, आप आ जाए, आपका गाड़ी मूवमेंट के लिए। मैंने गाड़ी वाला को बोला कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मेरा मन नहीं माना, वहाँ गया। आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी शॉर्ट। तो फिर 15 मिनट हम लोगों से पूछा कि वो शी वॉज प्रेग्नेंट, आपको मालूम था क्या? किसी को नहीं मालूम, उसने सभी से छुपा कर रखा था। और जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उससे पूछा कि आपने क्यों बताया, क्यों नहीं किसी को? तो उसने बोला कि सर मैं अपना जो एजेंसी का आदमी है उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा यदि तुमको पता चलेगा तो तुमको अभी ऑफिस आने नहीं देंगे, और ऑफिस एक दिन नहीं आने का मतलब उनका वेज कट है। तो बेचारी ने बताया ही नहीं। तो फिर मैंने अपनी अगले दिन फुल 9 मंथ प्रेगनेंसी में उन्होंने बताया नहीं कुछ बताया भी? नहीं। तो कैसे मैनेज? लोग भी तो आसपास रहते ही हैं अब सर। हाँ, पता नहीं। और हम तो सी आई एम एट दैट लेवल विच आई कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, कि वन हु इज प्रेग्नेंट हु इज नॉट, होते ऑब्वियसली दो ऑब्वियसली दैट। बिल्कुल। अल्टीमेटली क्या हुआ कि देन आई आस्क्ड व्हाई, देन शी सेड कि ऐसा कि फिर एक दिन उनका हस्बैंड इज क्रॉनिकली इल, शी इज द अर्निंग मेंबर, यदि वो नहीं आए तो उसका बच्चों अच्छा। को खाना नहीं मिलेगा। तो तुरंत मैंने उनको 15,000 रुपये दे दिया। तो आपको हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह यदि है। अगले दिन ऑफिस में आए, पूछा लोगों से कि इनको कैसे हम मैटरनिटी लीव दिला सकते हैं, तो बोला सर रूल में है नहीं क्योंकि हमारे स्टाफ नहीं है। मैंने कुछ तो होगा। तो फिर भी बात करके फिर मैंने खुद ही रिसर्च किया। अल्टीमेटली कहीं एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन मिली कि कहीं पे काम कर रहा तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसको स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कुछ कुछ हाथ पे आया। उसी के आधार पर हमने बहुत लंबा चौड़ा केस बनाया, लीगल डिपार्टमेंट को भेजा, वहाँ भी बातचीत करा कुरा के अल्टीमेटली लीगल डिपार्टमेंट से जो आया कि ऐसा रिप्लाई घुमा के दिया कि वो हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। तो मैंने टीम को बोला कि उसने हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला है, तो इसको मैं हाँ पकड़ के ऑर्डर दे रहा हूँ। हमने दिलवा दी उनको 6 महीने का मैटरनिटी बेनिफिट। उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस में एक जोक चला कि सब लड़के जो कुंवारी थी बोलते हम जल्दी जल्दी शादी करके सर जब सर तक का टेन्योर ट्रांसफर में होने है। से पहले ही अच्छा। हम लोग भी विल हैव ए फैमिली। सो दिस इज वन एग्जांपल। अच्छा, तो ये मजाक मजाक में था कि सर वाकई में इसमें कितना रियलिटी था कि कितने लोग जल्दी जल्दी में शादी करके निकले? एक ने किया। अच्छा, एक ने किया। जिंदगी आपके लिए क्या मायने रखती है? हाउ हाउ यू डिफाइन लाइफ इन योर वर्ड कि जिंदगी क्या है? खैर उतना फिलोसफिकली तो मैंने नहीं, सोचा नहीं है, ठीक है, पर हम बस जिंदगी, अपना टेक ले रहे हैं, हाँ कोई नहीं। जिंदगी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जीने के लिए। यू शुड नॉट एग्जिस्ट बट यू शुड लिव, एंड हाउ यू डू दैट इज वर्क एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। अब जैसे आई टेल पीपल कि यू डोंट स्टॉप वर्किंग बिकॉज यू आर ओल्ड, बट इफ यू स्टॉप वर्किंग यू बिकम ओल्ड। सो लाइफ इज टू लिव नॉट टू एग्जिस्ट। लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी छोटी है, तो हमने कहीं पढ़ा था कि जनाब जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना जीना छोड़ देते जीना देर से शुरू करते देर हैं। से। हाँ, और फिर एंड देन लाइफ में क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अप सम वर्क असाइनमेंट्स एंड ऑल, सी पीपल अवॉइड दिस, दे वांट टू रेस्ट, आराम से रहना, क्योंकि कुछ भी आप करो तो देयर लॉट ऑफ स्ट्रगल, पेन इज देयर। अभी आई एम फीलिंग समटाइम्स आई फील स्ट्रेस्ड आउट, कभी होता है मेरा भी, इतने सारे असाइनमेंट्स आ रहे हैं। तो किसी ने मुझे पूछा कि भाई तू फालतू का दर्द क्यों ले रहा है? तो उनको यही कहा कि भाई जिंदगी है ना जनाब, दर्द तो होगा ही है। दर्द तो होगा ही। दर्द है तो आप जिंदा हो, Yes. वरना मुर्दे को तो जलने की भी एहसास नहीं होती। सर आज के यूथ के हिसाब से एक फीडबैक, एक मैसेज आप अपने हिसाब से जो देना चाहें, एक एज अ आप एक्सपीरियंस कह लें, एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बोलूँ तो एक्सपीरियंस आई रिस्पेक्ट अ लॉट जिनका जो भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे को ऐसा रहता है कि सामने सीखने को कुछ ऐसा मिले, क्योंकि कई बार पढ़ा है और आई टोटली बिलीव कि एक्सपीरियंस सिर्फ जिंदगी का वो नंबर नहीं है। एक्सपीरियंस मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ी किताबें, कुछ ज़्यादा मिले हुए लोग, कुछ ज़्यादा झेली हुई सिचुएशंस, कुछ ज़्यादा जी हुई ज़िंदगी, तो उस हिसाब से मैं एक्सपीरियंस को देखता हूँ सर। ठीक है, तो
आप अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक हमारे जैसे यूथ को, है ना, क्या आप मैसेज करना चाहेंगे, या जितने भी आप एड्रेस भी करते हैं लोगों को, कई लोगों से आप मिले हैं, तो अभी तक आपने हजारों लोगों को जो भी रोशन किया है, उसमें अब अगर हम पूछे कि कैसे करना चाहिए, एक मैसेज आप अपने हिसाब से क्या क्लोजर करना चाहेंगे? क्योंकि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी बात करता हूँ, तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि एक शायरी है, उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया और वो कामयाबी के पीछे दौड़े। उन्हें कामयाबी में सुकून नज़र आया और वो कामयाबी के पीछे दौड़े। हमें सुकून में कामयाबी दिखी, हम ठहर गए। पर जैसे हम ठहरे, बैंकर आके कहता कि भाई साहब इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? तो लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, सक्सेस के पीछे मत भागिए, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू। और ऐसा नहीं कि भाई आप देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन टू अल्फाबेट्स, बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ। इसके बीच की जो अल्फाबेट है सी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट सी स्टैंड्स फॉर चॉइसेस। आज मैं जो भी हूं, या आप जो भी है, या कोई भी जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ द चॉइसेस वी मेड इन द पास्ट, एंड टुमारो वॉट एवर विल बी डिपेंड ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे। When we are born, we look like our parents, and when we die, we look like our choices. So number one is always make choices, right choices. It's not necessary that you have to do something some other people are doing. You do what you want to do. Ensure that you attain some degree of economic independence. क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में जितना कमाते हैं उसका 90% तो छोड़ के जाते हैं, केवल 10% यूज़ करता, तो उतने कमाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो एंड कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, ऑलवेज हैव ए ग्रैटिट्यूड, बी कंपैशनेट एंड बी इमोशनल इंटेलिजेंट। सो ये था हमारा आज का पूरा कॉन्वर्सेशन किशोर सर के साथ में। होप आपको ये बहुत पसंद आया। और सर, ये हमारा क्लोजर मैसेज आपको कैसा लगा, आज का फीडबैक, आपको ये पूरा एपिसोड, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, ये आप कुछ भी आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर करें। उसके बाद हम, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपको और आपका टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आपने अभियान जो चलाए हैं, इससे यदि जो भी यंग जनरेशन प्रेरित हो सके तो बहुत ही अच्छा है। और आई एम श्योर दैट यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। सिलीगुड़ी छोटा सा शहर है, और आपकी जो प्रयास हैं ये बहुत बड़ी है। एंड मैं तो यही कहूँगा कि इट इज़ बेटर टू डू स्मॉल थिंग इन ए बिग वे रादर देन डूइंग बिग थिंग इन अ स्मॉल वे। तो आपने बहुत बड़ी चीज़ छोटे से शुरू किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सक्सेसफुल होंगे।